आतंकी धमाकों की साजिश रचने के आरोपी ज़ीशान कमर ने अब तक की पूछताछ में कई चौंकाने वाले राज उगले हैं। इनमें से कुछ सुराग ने जांच एजेंसियों को भी हैरान कर दिया है। ज़ीशान ने पूछताछ में विस्तार से बताया कि किस तरह टेरर नेटवर्क तैयार हुआ और उसे क्या टारगेट दिया गया। इसके अलावा ज़ीशान से जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, उन्होंने जांच एजेंसियों को उनके होश को फाख्ता कर दिया है। पाकिस्तान के थट्टा से ट्रेनिंग लेकर लौटने के आरोपी ज़ीशान कमर ने पूछताछ में जो कुछ बताया उससे जांच एजेंसियों की पेशानी पर बल पड़ गए हैं। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा मामले पर कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। इस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली पुलिस सहित कई राज्यों और सुरक्षा बल की एंटी टेरर यूनिट के प्रमुख मौजूद थे। इनमें NIA, रॉ, सेना के अलावा मुंबई और दिल्ली समेत कुल 14 एंटी टेरर यूनिट के प्रमुख मिले। इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए कई राज्यों के ATS प्रमुख एक दिन पहले से ही दिल्ली पहुंचने लगे थे। इस कॉन्फ्रेंस में जो नक्शा नजर आया उसमें दिल्ली के अलावा पंजाब के कुछ शहरों और जम्मू कश्मीर की सीमा से जुड़े इलाकों को हाईलाइट किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद आतंक की चुनौतियों से पार पाने के लिए उन राज्यों से बेहतर कोऑर्डिनेशन की तैयारी है जो आतंकियों के निशाने पर है। इसके अलावा खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारियां किस तरह तुरंत आपस में साझा हों और इन जानकारियों पर कैसे काम हो, इसका खाका खींचा गया। बीते दिनों दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जिन 6 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया वो दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से हैं। इसके अलावा इस मॉड्यूल से जुड़े कई संदिग्ध फरार हैं। बताया गया कि पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर लौटे संदिग्ध आतंकी ज़ीशान ने जांच एजेंसी के सामने कबूला है कि वो देश के कई राज्यों में एक साथ सीरियल ब्लास्ट को अंजाम देने की ताक में था। इसी मकसद से टेरर के इस नेटवर्क को बनाया गया था। उसके निशाने पर देश के सभी महानगर और कई बड़े शहर थे। उसे इस काम में भारत में रह रहे नेटवर्क के कुछ लोगों से मदद मिलने वाली थी जो देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। पाकिस्तान में ट्रेनिंग के बाद उसे इन मददगारों की लिस्ट दी गई थी और भारत लौटने पर इनसे मिलने को कहा गया था। बताया गया कि ज़ीशान कमर ने कबूला है कि उसे जहां ट्रेनिंग मिली वहां जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। इसलिए इस टेरर नेटवर्क के स्लीपर सेल जैश और लश्कर के लिए काम करने वाले बताए जा रहे हैं। ज़ीशान कमर के कई खुलासे होश उड़ा देने वाले हैं। बताया गया कि ज़ीशान ने पूछताछ में कबूल किया कि उसने ट्रेनिंग के वक्त ये सुना था कि आतंकी संगठन भारत के करीब हर हिस्से को धमाकों से दहराने की साजिश रच रहे हैं। साजिश की उसी कड़ी में एक जिम्मेदारी उसे भी मिली। ज़ीशान के हवाले से ये बताया गया कि जो लोग उन्हें बम बनाने और धमाकों की ट्रेनिंग दे रहे थे वे आतंकियों के छोटे छोटे ग्रुप को ट्रेनिंग नहीं देते थे। जाहिर है पाकिस्तान के आतंकी संगठन कोई बड़ी साजिश रच रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों को लग रहा है कि इन 6 संदिग्धों को गिरफ्तार कर उन्होंने कम से कम 5 सीरियल ब्लास्ट की साजिश को तो नाकाम कर ही दिया है। भारत में दहशत फैलाने के लिए पाकिस्तान ने आतंकी संगठनों के साथ ही अंडरवर्ल्ड से भी हाथ मिला लिया है। पाकिस्तान को इस काम में उसकी जमीन पर छुपे दाऊद की डी कंपनी का साथ मिला है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक डी कंपनी के अनीस इब्राहिम गुट को भारत में सीरियल ब्लास्ट के लिए फंडिंग के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट तक की जिम्मेदारी दी गई। पकड़े गए 6 आतंकियों में से 2 जॉन मोहम्मद शेख और मूलचंद पर अंडरवर्ल्ड के लिए काम करने का आरोप है। इसके अलावा डी कंपनी के लिए काम करने वाले कम से कम 3 स्लीपर सेल की मदद इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने में मिलने वाली थी। डी कंपनी की मदद से ये सभी 1993 के ही तरह सीरियल ब्लास्ट को अंजाम देने की साजिश पर काम कर रहे थे। बताया गया कि ज़ीशान ने पूछताछ में कबूल किया कि धमाकों के लिए पटरियों और भीड़-भाड़ वाली जगहों की पहचान और रेकी का काम हो रहा था। उनके निशाने पर फैक्ट्री, निजी गोदाम और बड़े शोरूम भी थे। साजिश के मुताबिक रेकी के बाद आग का काम करने के लिए ये सभी एक जगह मिलने वाले थे, लेकिन सतर्क खुफिया एजेंसियों से मिले सुराग के बाद संदिग्धों पर तकनीक की मदद से नजर रखे जाने लगी और वक्त रहते इन्हें दबोच लिया गया। बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है और इसमें दिल्ली पुलिस, जो यूपी पुलिस और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, सबके बीच में तालमेल का ये नतीजा है। इसमें एक स्लीपर मॉड्यूल पकड़ा गया है और उनके साथ में एक IED भी रिकवर हुआ है और इस संबंध में दिल्ली में एक मुकदमा भी कायम है और इसमें सभी एजेंसीज मिलकर इसमें आगे कार्रवाई कर रही हैं। ज़ीशान सहित 6 संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद उनसे पूछताछ जारी है। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ेगी कई और चौंकाने वाली जानकारियां सामने आएंगी।
6 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद देश में सीरियल ब्लास्ट की साजिश का पर्दाफाश हो गया। ज़ीशान की गिरफ्तार एजेंसियों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। अब एजेंसियों को 6 से 7 और संदिग्धों की तलाश है जो इस साजिश में शामिल बताए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इन साजिशों के मास्टरमाइंड पाकिस्तान पर कैसे लगाम लगे, कैसे आतंकी उन आकाओं पर नकेल कसी जाए जो आए दिन देश को दहलाने की साजिश रच रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने जिस टेरर मॉड्यूल को बेनकाब किया उसकी कड़ियों को जोड़ने में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों से पाकिस्तान और दाऊद इब्राहिम के कनेक्शन से जुड़ी कई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि इस साजिश में शामिल डी कंपनी का संदिग्ध जान मोहम्मद शेख तो एक गैंगस्टर की हत्या की सुपारी लेकर बहरीन तक जा चुका है, लेकिन उस गैंगस्टर के रुतबे की वजह से जान मोहम्मद उसकी हत्या की साजिश में कामयाब नहीं हो पाया था। दिल्ली पुलिस का शिकंजा जिन 6 संदिग्ध आतंकियों पर कसा है, उनमें ज़ीशान और उसामा तो पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने की वजह से कई राज उगल ही रहे हैं। लेकिन इन्हीं 6 में से ये 2 संदिग्ध भी हैं जिनसे जांच एजेंसियों को देश में मौजूद स्लीपर सेल से लेकर डी कंपनी तक के बारे में कई अहम जानकारियां मिली हैं। इन 2 संदिग्ध आतंकियों के नाम हैं जान मोहम्मद शेख उर्फ समीर कालिया और मूलचंद उर्फ लाला। मुंबई के रहने वाले जान मोहम्मद को पुलिस ने दिल्ली आते वक्त राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार किया था, तो मूलचंद रायबरेली का रहने वाला है। इन दोनों में कॉमन बात यह है कि दोनों दाऊद की डी कंपनी यानी कि अंडरवर्ल्ड के लिए काम करते थे। खुफिया विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक डी कंपनी के दोनों ऑपरेटिव एक दूसरे के संपर्क में थे। मूलचंद के ही कहने पर जान मोहम्मद शेख हथियारों की खेप लेने दिल्ली जा रहा था। जान मोहम्मद शेख को इस सिलसिले में 3 और संदिग्धों से मुलाकात करनी थी। इन्हीं में से एक को 13 सितंबर को आना था, लेकिन किसी वजह से उसका फोन बंद था और वो ट्रेन पकड़ने के लिए नहीं आया, और इसी वजह से ये संदिग्ध पुलिस के हत्थे चढ़ने से बच गया। बाकी 2 संदिग्धों को हथियारों की खेप लेकर इसे छिपाकर रखने का इंतजाम करना था। पाकिस्तान की रची आतंकी साजिश के 6 किरदार तो पुलिस के गिरफ्त में है, लेकिन इनके सरगना दाऊद इब्राहिम और अनीस इब्राहिम अभी भी पाकिस्तान में छिपे बैठे हैं। 1993 बम ब्लास्ट के बाद देश छोड़ के भागे इन गद्दारों ने 1993 बम ब्लास्ट से भी ज्यादा खतरनाक साजिश को अंजाम देने के फिराक में थे। डी कंपनी के प्यादे जान मोहम्मद शेख ने अब तक जो कुछ भी कबूला है उससे तो ये साफ जाहिर होता है कि आतंकियों तक हथियार और गोला बारूद पहुंचाने का जिम्मा डी कंपनी ने ही ले रखा था। बताया गया कि जान मोहम्मद शेख और मूलचंद ने हथियार पहुंचाने के लिए एक कच्चा प्लान तैयार किया था। साजिश के मुताबिक हथियार मिलने के बाद इसे ट्रक के जरिए ऐसे स्टेशन पर पहुंचाना था जहां सुरक्षा जांच नहीं होती। हथियारों को ट्रेन में बाथरूम कॉरिडोर के पास रखना था और इन्हें ले जाने वालों को पुलिस से बचने के लिए किसी दूसरे डिब्बे में बैठना था। लेकिन साजिश को अंजाम देने से पहले ही जान मोहम्मद शेख को पुलिस ने दबोच लिया। इसको ऑपरेशन को कंक्लूड करते हुए हमने सिमल्टेनियसली कई राज्यों में रेड करी। सबसे पहले एक महाराष्ट्र के रहने वाले समीर नाम के आदमी को गिरफ्तार करा है। इसको कोटा में एक ट्रेन में हमने गिरफ्तार करा। जान मोहम्मद शेख पर शिकंजा कसने के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुंबई क्राइम ब्रांच और एटीएस की जॉइंट टीम से इसकी जानकारियां जुटाना शुरू कर दी। बताया गया कि जान मोहम्मद 2019 में अली बुदेश नाम के एक गैंगस्टर की हत्या करने के इरादे से बहरीन गया था। दाऊद के करीबी फहीम मचमच ने जान मोहम्मद शेख को बहरीन में अली बुदेश नाम के गैंगस्टर को मारने की सुपारी दी थी। हालांकि जान मोहम्मद अली बुदेश की हत्या नहीं कर पाया। दाऊद ने छोटा शकील को अली बुदेश को मारने का आदेश दिया था और छोटा शकील ने इसकी जिम्मेदारी फहीम मचमच को सौंपी थी। फहीम मचमच ने इसके लिए जान मोहम्मद को पैसे भी दिए थे। बताया यह भी गया कि पिछले महीने फहीम मचमच की मौत के बाद जान मोहम्मद दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम के संपर्क में आया था। महाराष्ट्र पुलिस और एटीएस की मदद से अब अंडरवर्ल्ड के लिए काम करने वालों पर भी सुरक्षा एजेंसियों का शिकंजा कस रहा है, क्योंकि भारत में दहशत फैलाने के लिए पाकिस्तान अब अंडरवर्ल्ड की मदद ले रहा है। इसलिए अंडरवर्ल्ड और आतंक के इस गठजोड़ का फन कुचलना जरूरी भी है, क्योंकि आशंका यही जताई जा रही है कि एक बार फिर देश में मुंबई सीरियल धमाकों जैसी किसी साजिश को अंजाम दिए जाने वाले की तैयारी थी। देश को दहलाने की साजिश रचने के आरोपी आतंकियों से जैसे जैसे पूछताछ हो रही है, कई सनसनीखेज जानकारियां सामने आ रही है। भारत के खिलाफ नफरत, ट्रेनिंग के तरीके और टारगेट को लेकर जो कुछ भी सामने आया है वो तमाम अंदेशों से भी बड़ी साजिश नजर आ रही है।
इन आतंकियों को पाकिस्तान ने बम धमाकों के साथ ही देश के अहम आर्थिक ठिकानों को भी निशाना बनाने की जिम्मेदारी दी थी। खबर तो ये भी है कि आतंकियों की मदद के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने कर्मचारी रखे हुए थे, जिन्हें बाकायदा सैलरी दी जाती थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जिन 6 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ में कई बेहद अहम जानकारियां मिली, खासकर पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान में ट्रेनिंग पा चुके संदिग्ध आतंकी जीशान और ओसामा से, और हर जानकारी कहती है कि पाकिस्तान आतंकिस्तान है और इमरान खान नियाजी इस आतंकिस्तान के सरगना। पुलिस के दावे के मुताबिक पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए संदिग्ध आतंकी जीशान और ओसामा ने बताया कि पाकिस्तान के लिए आतंकवाद एक उद्योग है और दूसरे उद्योगों की तरह यहाँ काम करने वाले लोग कर्मचारी। इसके लिए पाकिस्तान बेहद ही पेशेवर तरीके से काम करता है। पाकिस्तान ने आतंकवाद के इस उद्योग का नाम जिहाद रखा है। जीशान और ओसामा के मुताबिक सबसे पहले आतंक की ट्रेनिंग लेने वालों को वैध दस्तावेज के जरिए ओमान लाया जाता है। देश विदेश से ट्रेनिंग के लिए पहुंचने वालों को इन आतंकी शिविरों तक पहुंचाने के लिए कई कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा है। बताया गया कि इन कर्मचारियों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी बाकायदा हर महीने सैलरी देती है। कोरोना के खतरे की वजह से इन्हें 10 दिनों तक ओमान में ही क्वारंटीन रखने की व्यवस्था है। इसके बाद ISI के लिए काम करने वाले कर्मचारी आतंक की ट्रेनिंग लेने के लिए पहुंचे लोगों को बोट के जरिए कराची तक पहुंचाने का इंतजाम करते हैं। ISI का एक कर्मचारी इन्हें पाकिस्तान पहुंचाने के लिए इनके साथ रहता है। इन्हीं कर्मचारियों ने ओमान के मस्कट से कराची पहुंचने पर इनका स्वागत किया और फिर इन्हें कराची के उस फार्म हाउस तक पहुंचाया जो असल में आतंकियों का ट्रेनिंग सेंटर था। 2 आदमी ऐसे हैं जो कि अभी अप्रैल में यहाँ से मस्कट गए थे। यहाँ से वो बाय एयर गए और वहाँ से मस्कट से इनको बाय शिप एंड बोट पाकिस्तान ले जाया गया। वहाँ ग्वादर पोर्ट के पास एक फार्म हाउस में इनको रखा गया और जहाँ पर कि इनको एक्सप्लोजिव बनाने में और साथ में फायर आर्म्स इंक्लूडिंग AK-47 हैंडल और फायर करने की ट्रेनिंग दी गई। जीशान और ओसामा ने कबूल किया कि जिहाद के लिए आतंकियों की भर्ती और ट्रेनिंग के लिए कई शिविर हैं। इन आतंकी शिविरों में ट्रेनिंग लेने वालों को भी सैलरी दी जाती है। ट्रेनिंग की शुरुआत में एक शिफ्ट में एक मौलवी आता है। ये मौलवी एक विशेष समुदाय पर हुए कथित जुल्म के भ्रामक वीडियो दिखाता है। दूसरी शिफ्ट में हथियार चलाने और उससे जुड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद कुछ विशेषज्ञ विस्फोटक बनाने और उसे प्लांट करने की ट्रेनिंग देते हैं। जिस फार्म हाउस में जीशान और ओसामा की ट्रेनिंग हो रही थी, वहाँ बाकायदा फायरिंग रिंग भी मौजूद थी। जाहिर है संदिग्ध आतंकियों ने जिस तरह से खुलासे किए हैं उससे पाकिस्तान के बारे में दुनिया भर में बनी राय एक बार फिर से पुख्ता हो गई है। आतंकवाद को उद्योग की तरह चलाना और उससे रोजगार को जोड़ना पाकिस्तान की नई रणनीति में शामिल है। पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ आग उगलता आया है और लगातार भारत के खिलाफ देश विरोधी और आतंकी गतिविधियों को संचालित भी करता आया है। पकड़े गए 6 आतंकियों ने पूछताछ में जो कुछ बताया, उसके बाद इसमें कोई शक नहीं रह गया कि भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान किसी भी हद तक गिर सकता है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जीशान और ओसामा ने जांच एजेंसियों से पूछताछ में बताया कि उन्हें ट्रेनिंग देने के बाद भारत में ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का आदेश मिला था। उसके बाद उन्हें त्योहार के मौसम में भीड़ भाड़ वाले इलाकों को सीरियल ब्लास्ट के जरिए दहलाने को कहा गया था। इन्हें भारत में 1993 में हुए सीरियल ब्लास्ट जैसा काम करने को कहा गया था। बताया गया कि संदिग्ध आतंकियों के इस गिरोह से कहा गया कि अगर बम बनाने में आतंकी नाकाम रहते हैं तो उन्हें देश को आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचाना है। इन आतंकियों को पुल और पटरियों को उड़ाने की ट्रेनिंग देकर उसे भारत में दोहराने की जिम्मेदारी दी गई थी। धमाकों से रेलवे के जरिए होने वाले कॉटन व्यापार को नुकसान पहुंचाने का भी आदेश था। चूंकि पटरियों पर धमाके से जान माल का बड़ा नुकसान होता है, इसलिए इन आतंकियों ने कुछ अहम ट्रेनों के रूट और जगह की रेकी शुरू कर दी थी। इन धमाकों में RDX का इस्तेमाल हो रहा था। बताया गया कि अब तक की पूछताछ में स्लीपर सेल को लेकर कई अहम जानकारियां मिली हैं। स्लीपर सेल को लेकर मिली जानकारियों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ाई है, लेकिन असली चिंता पाकिस्तान है, जो न केवल आतंकियों के ट्रेनिंग सेंटर से लेकर पनाहगाह तक में बदल चुका है, बल्कि आतंकियों के आने जाने के लिए वैध तरीके इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान पहुंचने वाले आतंकियों के पासपोर्ट पर स्टैंप तक नहीं लगने से उसके इरादे साफ हो रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन के मंच से अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के आतंक पर उन्होंने एक तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में ड्रग्स, अवैध हथियारों का कारोबार और मानव तस्करी बढ़ सकती है। बड़ी मात्रा में अत्याधुनिक अमेरिकी हथियार अफगानिस्तान में रह गए हैं। इनके कारण पूरे क्षेत्र में अस्थिरता का खतरा बना रहेगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने अफगानिस्तान में लगातार बढ़ती कट्टरता को पड़ोसी देशों के लिए बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कट्टरवाद से लड़ने के लिए तकनीक के विकास पर जोर देने की बात कही। अपने 71वें जन्मदिन के मौके पर जब देश जश्न मना रहा था, तब पीएम मोदी पाकिस्तान और अफगानिस्तान को निशाने पर ले रहे थे। एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में पीएम मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी में आतंकवाद और कट्टरवाद पर तीखा हमला बोला। इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन है। इस मौके पर पीएम मोदी ने अफगानिस्तान के हालात पर भी गहरी चिंता जताई। उन्होंने कट्टरवाद को ही शांति, सुरक्षा और आर्थिक विकास में सबसे बड़ी रुकावट बताया। उन्होंने साफ कहा कि अफगानिस्तान में कट्टरता बढ़ी और इसने पड़ोसी देशों के लिए चुनौती बढ़ा दी है। पीएम मोदी ने कट्टरवाद से लड़ने की तकनीक के विकास पर जोर दिया। सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और ट्रस्ट डेफिसिट से संबंधित है और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन है। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को और स्पष्ट कर दिया है। इस मुद्दे पर एससीओ को पहल लेकर कार्य करना चाहिए। ऐसे समय में जब अफगानिस्तान में तालिबान कट्टरपंथियों और पाकिस्तान सरकार के बीच दोस्ती देखने को मिल रही है, पीएम मोदी ने इशारों में ही दुनिया को बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। दरअसल तालिबान के सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान से जुड़े देशों में आतंकवाद का खतरा बढ़ गया है। अफगानिस्तान संकट में पाकिस्तान की भी भूमिका खुलकर सामने आई है। ऐसे में शंघाई सहयोग संगठन के मंच पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलने का मौका मिला, तो अफगानिस्तान के आस पड़ोस के नेताओं के सामने उन्होंने कट्टरपंथ को सबसे बड़ी चुनौती और खतरा करार दिया। पीएम मोदी आतंकवाद और कट्टरवाद के खतरे से अफगानिस्तान की सीमा पर बसे एससीओ के सदस्य देशों को आगाह कर रहे थे। इससे निपटने के लिए मजबूत होने की सलाह दे रहे थे, लेकिन पाकिस्तान अपना ही राग अलाप रहा था। आतंकवाद को पालने पोसने वाला पाकिस्तान खुद को ही आतंकवाद का शिकार बताकर घड़ियाली आंसू बहाने लगा। पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ जंग में 80,000 से ज्यादा जानें कुर्बान की हैं। आतंकवाद से लड़ते लड़ते हमारी इकॉनमी चौपट हो गई है। आतंकवाद से पाकिस्तान की आर्थिक बर्बादी की दुहाई देने वाले इमरान यही नहीं रुके, वो इस मौके पर भी अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का समर्थन करने से नहीं चूके। इमरान ने तालिबान को मान्यता के मुद्दे की तरफ इशारा भी कर दिया। अफगानिस्तान की वास्तविकता को दुनिया को स्वीकार करना चाहिए। पाकिस्तान का मानना है कि अफगान लोगों को अपने फैसले खुद करने चाहिए। अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत है। पाकिस्तान आतंकवाद और आतंकियों को लेकर हमेशा ही डबल गेम खेलता है। एक तरफ वो आतंकवाद के खिलाफ जंग की बात करता है और खुद को उसका शिकार बताता है, तो दूसरी तरफ तालिबान, हक्कानी नेटवर्क और अलकायदा जैसे खूंखार आतंकवादियों को पनाह भी देता है। लेकिन पीएम मोदी पाकिस्तान की चाल जानते हैं, इसलिए वैश्विक मंच पर भी उन्होंने पाकिस्तान पर हमला बोलने का मौका नहीं छोड़ा। चीन, रूस, पाकिस्तान समेत 8 सदस्य देशों वाले एससीओ में चीन और पाकिस्तान तालिबान सरकार को मान्यता दे चुके हैं। मोदी ने चीन और पाकिस्तान के सामने अफगानिस्तान का जिक्र करते हुए कहा कि शांति, सुरक्षा और विश्वास की कमी से जुड़ी चुनौतियां असल में बढ़ता हुआ कट्टरपंथ है। मोदी ने इशारों में पाकिस्तान पर निशाना साधा और कहा कि अफगानिस्तान के हालात ऐसे हैं जिनसे निपटना शांति प्रिय देशों के लिए चुनौती है। देश भर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। इस दौरान देश के अलग अलग इलाकों से जश्न और उत्सव की तस्वीरें सामने आई, लेकिन इस जश्न और उत्सव के बीच पीएम मोदी के जन्मदिन को एक बार फिर जनता के प्रति समर्पण और सेवा भाव के लिए मनाया गया। खास बात ये रही कि आज ही के दिन देश में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान भी चलाया गया। पीएम मोदी के जन्मदिन पर और क्या क्या खास रहा, उसी से जुड़ी देखिए हमारी ये रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन कितना खास रहा,
इसकी तस्दीक ये तस्वीरें करती हैं। गुजरात के अलग अलग शहरों में जहां खास आयोजन किए गए, वहीं उत्तर प्रदेश में भी पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके को जन सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 71 किलो का लड्डू काटकर जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया, तो वहीं घाट पर 701 दिए जलाए गए। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन ने भी रेत पर पीएम मोदी की तस्वीर बनाकर उन्हें नायाब तोहफा दिया। देश की राजधानी दिल्ली में पीएम मोदी के जन्मदिन के खास मौके पर लोगों के बीच जाकर टॉफी और चॉकलेट बांटी गई। इस दौरान पोस्ट कार्ड और ग्रीटिंग्स बांटकर बेहतर काम के लिए लोगों से सुझाव भी मांगा गया। कार्यक्रम हो रहे हैं राजधानी दिल्ली में भी। हम देख रहे हैं कि पूर्वी दिल्ली के इलाके में चॉकलेट और टॉफी वितरण का कार्यक्रम हो रहा है। इसके अलावा लोगों को इस तरह के पोस्ट कार्ड दिए जा रहे हैं जिसमें कि शुभकामनाएं हैं। साथ ही साथ इसमें लिखा हुआ है कि आप अगर दिल्ली की भलाई के लिए, दिल्ली की बेहतरी के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं तो वो भी इस पर लिख करके दें। पोस्ट कार्ड जो हम दे रहे हैं उस पर मोदी जी को शुभकामनाएं हैं और इसके साथ साथ लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। यूपी में पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा समर्पण कार्यक्रम के जरिए मनाया गया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में लखनऊ के राजकीय बालगृह में बच्चों के बीच मिठाई और स्कूल बैग बांटे गए। प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व देश को लंबे समय तक मिले, उनका मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में भारत दुनिया की महाशक्ति के रूप में अग्रसर हो रहा है। इस दृष्टि से उनका यशस्वी नेतृत्व निरंतर पूरे देश को प्राप्त हो, इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। पटना में पीएम मोदी के जन्मदिन के खास मौके पर बीजेपी कार्यालय में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई कि कैसे पीएम मोदी ने बचपन से लेकर प्रधानमंत्री पद तक अपने सफर को तय किया। बचपन से सब कहते हैं ना कि अभी सोच रहे हैं, अभी कर रहे हैं, वोट के लिए कर रहे हैं, तो ये प्रदर्शनी इसलिए लगाई गई है कि आप आकर देखें। जो लोग ये कहते हैं कि वो आज कर रहे हैं, उनके लिए भी ये प्रदर्शनी है कि वो आकर देखें कि बचपन से माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच यही थी। जम्मू में भी पीएम मोदी के जन्मदिन को बेहद खास अंदाज में मनाया गया। इस दौरान एक प्रदर्शनी के जरिए अलग अलग जगहों पर पीएम मोदी के जीवन से जुड़े पड़ावों और पहलुओं को दिखाया गया, जबकि भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा की तरफ से अंगदान के लिए प्रेरित करने के लिए एक अलग से काउंटर लगाया गया। जैसे हमारा देश बनने जा रहा है, हमारे देश का प्रधानमंत्री भी विश्व गुरु है, तो आज उस पे ये यहाँ प्रदर्शनी लगी है ताकि आने वाले हर जो हमारा गरीब भाई बहन है, जिनके लिए वो इतनी सेवा कर रहे हैं, पूरा अपना उन्होंने तन मन समर्पण कर रखा है इस माँ भारती के लिए, तो आज इस माँ भारती का जो गरीब से गरीब भी आदमी है वो आए जहाँ दर्शन करे। इतना ही नहीं, कोरोना काल में पीएम मोदी के इस जन्मदिन को और खास बनाने के लिए दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया, जिसमें 2 करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया। यूपी में 35 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया। एमपी में भी वैक्सीनेशन के लिए महाअभियान चलाया गया। पूरे देश में उनका जन्मदिन उत्साह के साथ मन रहा है। देश की जनता की जान बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने जो मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन का उपहार जनता को दिया है, उस वैक्सीन को लगवाने का महाअभियान भी हम मध्य प्रदेश में आज चला रहे हैं। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को करोड़ों लोगों ने पूरी शिद्दत के साथ मनाया। पक्ष और विपक्ष के तमाम नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 71वें जन्मदिवस पर बधाइयां दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को जन सरोकार का मुद्दा भी बनाया गया। देश भर के अलग अलग राज्यों में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए गए जो सीधे सीधे जनता से सरोकार रखते हों। यही वजह रही कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस खास मौके पर सेवा और समर्पण कार्यक्रम की लॉन्चिंग की। साथ ही इस दौरान पीएम मोदी को मिले गिफ्ट की भी ई ऑक्शन के जरिए बोली लगाई गई। इस नीलामी के जरिए मिले पैसों को भी जन सरोकार से जुड़े कामों में लगाया जाएगा। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी को मिले जिन उपहारों की नीलामी की गई, उनमें एक उपहार की करोड़ में बोली लगाई गई। बताया जा रहा है कि इस दौरान नीरज चोपड़ा के भाले की बोली जहां 1 करोड़ 20 लाख तक पहुंच गई, वहीं सुहास LY के रैकेट की बोली 10 करोड़ तक पहुंच गई। ये नीलामी प्रक्रिया 7 अक्टूबर तक चलेगी। और बुलेटिन में इसी के साथ ही वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कुछ और अहम खबरें डंके की चोट पर।